स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पर्यावरण की क्लास में। और आज ही हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी। जो क्लास नंबर 5 थी प्रीवियस क्लास, उसमें हम लोगों ने पारिस्थितिक संतुलन वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, तो आज को सेशन जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हमारा रहेगा खाद्य श्रृंखला और वहन क्षमता संबंधी प्रश्नों को हम देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय व्यर्थ किए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछता है हमारे सामने, ये वहन क्षमता संबंधी प्रश्न है, पारिस्थितिकी कर्मता भी इसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, ठीक है, प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड होते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2012 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऐसी क्षमता जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जीवधारी प्रजाति को उसकी अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर को जो परिभाषित करता है वो क्या कहलाती है? वहन क्षमता। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ के चलना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? ठीक है, तो यूपीएससी का प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल और विशुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसे आप कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता। ठीक है, तो पारिस्थितिकी कर्मता क्या होता है कि जीव जो अपना एक पर्यावास है, मान के चलो यहाँ पे कई सारे जीव रह रहे हैं। ठीक है, तो जीव भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, हर प्रकार के जीव जंतु हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान के चलिए ये वाला जीव है, तो ये जीव कोई ना कोई अपना स्थान घेर रहा होगा। लेकिन जो पारिस्थितिकी कर्मता की परिभाषा है वो सिर्फ ये जीव द्वारा घेरे गए स्थान का नहीं, इनके साथ जो उसकी क्रिया होती है, जैसे भोजन आदि पर निर्भर करना, श्वास आदि लेना, ठीक है, जिसमें जैविक अजैविक तत्वों का भी शामिल होना होता है। ठीक है, तो उसकी कर्मता को भी निर्धारित करता है, तो उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हम लेके चलेंगे खाद्य श्रृंखला से संबंधित। ये बहुत ही बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, अपना क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत ही छोटा सा प्रश्न, आसान प्रश्न। तो घास, उसके उसके पर डिपेंडेंट टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प। ठीक है, ओके, बचपन में हम लोग इस पर चित्र भी बहुत सारे बनाए होंगे। इनमें कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, तो ये कौन सी खाद्य श्रृंखला निर्माण करता है, देख लीजिए कौन सा निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो घास, गेहूं, आम। ठीक है, घास, गेहूं, आम, ये तो हो नहीं सकता, गलत हो गया। घास को बकरा खाएगा या बकरी खाएगी, उसको आदमी खाएगा, तो ये आप मान सकते हैं कि ये भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जीवी संगठक नहीं है? ठीक है, तो जैविक संगठक की ये बात कर रहा है, तो जैविक संगठक कौन नहीं हो जाएगा? तो वनस्पति, जानवर, जीवाणु, ये सारे जैविक हैं, जो कि वायु अजैविक में आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा संभल के आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। पारिस्थितिकी में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंदर पाई जाती है। ऐसा क्या? आप खुद सोचिए, खाद्य श्रृंखला तो आप ऐसा तो करिए कि मानव और मानव के बीच में खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, मानव किस पे डिपेंड है? वनस्पति पे डिपेंड है, वनस्पति पे टिड्डा डिपेंड है, बकरी डिपेंड है। तो ये खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। नहीं, खाद्य श्रृंखला इस बात का निर्देशन नहीं करती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला एक चेन का निर्धारण करती है कि कौन सा जीव किस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो खाली ऑप्शन एक ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया इस प्रकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? अब प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे उत्पादक, पेड़ पौधे जैसे मान लो उत्पादक हो गए। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है, जो उत्पादक पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो इनमें अगर आप देखेंगे, चींटी, ठीक है, और दूसरा हिरण, ये उत्पादक पर डिपेंड होते हैं, जैसे अपना पेड़ पौधों आदि पे, इनको उत्पादक पर डिपेंड होता है। यही दोनों उत्तर हो जाएंगे। बाकी लोमड़ी, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए ये इनके द्वितीय उपभोक्ता आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, तितलियों की गिरावट का क्या हो सकता है, तो देखते हैं क्या क्या है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, तितलियों द्वारा परागण होता है। दूसरा दूसरा कहता है, कुछ कृषि पौधों में
कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। यहाँ आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये कृषि पौधे क्या होता है, ठीक है। तो कृषि पौधे कुछ नहीं होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्बिल, आर्बिल प्लांट। और जिसको कृषि योग्य, जैसे कृषि योग्य जो पौधे होते हैं, कृषि उत्पादन संबंधी जो पौधे होते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ये कृषि पौधे हो गए, ठीक है। तो क्या इनके पौधों में तितलियों के संक्रमण, तितलियों की संख्या घटने से इनका कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है इसमें, ठीक है। इसके कारण बर्रों, मकड़ी, पक्षियों के कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। ये हो सकता है क्योंकि ये जो है ना, ये आपके द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता में इनकी संख्या में, क्योंकि ये तितलियों को खाते हैं, तो इनकी संख्या में गिरावट हो सकती है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव क्या होगा? क्या एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है? तो मानव क्या है? आप देख सकते हैं कि सर्वाहारी के रूप में हम मानव को काउंट किया जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता और मांसाहारी भी होता है, तो दोनों हो जाएगा। तो प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब समुद्री वातावरण की बात करते हैं। समुद्री वातावरण में जो समुद्री जो आप पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं को हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स इनको कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अंग्रेजी टर्म्स को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ठीक है, अब उत्पादक घटक देख लेते हैं। हरे पौधे, बड़ा आसान प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएंगे? तो ये आ जाएंगे हरित पादप, इसको कहा जाता है, ठीक है। जो आपका उत्पादक होगा, ठीक है, जो उत्पादक होगा वो होगा प्रथम पोषक स्तर, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो द्वितीय पोषक स्तर, ठीक है। ये आपको ध्यान करना चाहिए। आगे देखते हैं। जैविक अजैविक घट संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए के कार्य, जैसे आप मान के चलिए, जो सभी पौधे होते हैं, ठीक है, सभी पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं, ये तो आपको क्लियर पता होगा, ठीक है। तो ये उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर, एक और, जैसे ये बिचौलिए की बात कर रहा हूँ, मैं बिचौलिए समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और जैसे ये उत्पादन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें कि ये स्वयं उपभोक्ताओं, शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वहारियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया। तो इसे तो आप बिचौलिया कह सकते हो। दोनों काम इसने कर दिया। साथ ही साथ एक चीज आप और देखिए, जो वियोजक होता है, वियोजक, वियोजक क्या होता है? वियोजक का कार्य होता है मृत जीवों का अपघटन करके पुनर्चक्रण करना, ठीक है। वियोजक या अपघटक जिसे आप बोलते हो, ठीक है, वियोजक या अपघटक एक ही बात है। इसका कार्य भी वही होता है, ठीक है। तो ये भी आप एक देख सकते हो कि जब इसका अपघटन कर देता है, तो उत्पादक के लिए, जैसे आपका उसको अकार्बनिक तत्व को कार्बनिक तत्व में बदल देता है, ठीक है। तो अपघटन कर देता है, तो वो बाद में क्या होता है कि अकार्बनिक तत्व ही पेड़ पौधों के लिए फिर बाद में नाइट्रोजन आदि का काम करता है। तो अपघटक का कार्य भी वही होता है। तो आप बात समझ गए। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, वियोजक और उत्पादक दोनों हो जाएंगे जो बिचौलिए का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें तत्कालीन समय में इस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उन्होंने क्या सही माना था? तो ये दोनों विकल्प सही माने थे, ठीक है, और एग्जाम से ये क्वेश्चन आउट कर दिया गया था, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। तो विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है? स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी विषम पोषणजन के स्तर के उत्पादन से, ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित को हमें देखना है, तो देख लेते हैं सही सुमेलित कौन सा है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं, पर्वत स्थायी तंत्र के नहीं होता, समुद्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अजैविक अवयव, अजैविक में जीवाणु नहीं हो सकते, अजैविक में वायु, मृदा, ठीक है, या आपके गैसेज, ये अजैविक में आती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्षा का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा, वर्षा का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इफेक्टिव होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो वो ग्रीन हाउस गैसों का काम होता है करना, ठीक है। तो हरे पौधे, इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार। 13 रिपीट हो गया, सॉरी 13, हाँ नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 होना चाहिए, कोई बात नहीं, रुक जा भाई, कहाँ भाग रहा है, ठीक।
पारिस्थितिकी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? जो अपघटन करते हैं, कौन जीव अपघटन कहलाते हैं? तो एक तो कवक होते हैं, ठीक है, ये भी अपघटन का कार्य करते हैं, और जीवाणु ये भी अपघटन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी 2013 का प्रश्न है, ठीक है। और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक है, तो आहार श्रृंखला का हम सही क्रम देख लेते हैं। ये जो आहार श्रृंखला है ना, आपको जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिख रहे हैं ना, ये समुद्र की एक खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है, समुद्री जीवन की खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है। इसमें जो डाइटम होता है, ठीक है, इसमें जो डाइटम होता है, डाइटम एक आप कह सकते हैं 100 पोषी होता है, ठीक है, 100 पोषी जीव होता है डाइटम, ठीक। डाइटम हो गया 100 पोषी, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद जो क्रिस्टेशियाई होता है, क्रिस्टेशियाई, ठीक है, ये होता है शाकाहारी उपभोक्ता। ये उपभोक्ता हो गया सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी उपभोक्ता हो गया। और हैरिंग हो गया मांसाहारी उपभोक्ता, ठीक है, मांसाहारी उपभोक्ता, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको समझ के चल, डाइटम, ठीक है, 100 पोषी हो गया। क्रिस्टेशियाई उपभोक्ता जो शाकाहारी उपभोक्ता के रूप में काउंट किया जाता है, और हैरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हैरिंग, ठीक है। तो ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे पर्यावरण का एक नया चैप्टर लेकर, जिसमें ऊर्जा का प्रभाव, पोषण स्तर, पिरामिड आदि को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसी के साथ हमारी पर्यावरण की क्लास ठीक ठाक चल रही है। ये 6th क्लास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 22 से 23 क्लासेस में ये पर्यावरण हमारा समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।